नमस्कार। इंजीनियरिंग में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज पेश है हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो, जिसमें हम समझेंगे टर्न ऑफ फिनोमिना और कम्यूटेशन ऑफ थायरस्टर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम थायरस्टर के कम्यूटेशन टर्न ऑफ फिनोमिना को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो हमें मालूम है कि एक थायरस्टर है वो एक 4 लेयर का और 3 जंक्शन का 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें ये जो बाहर जो टर्मिनल है, ये आउटर पी साइड वो एनोड है, ये यहाँ दिखाया हुआ है चित्र में, और ये जो दूसरा टर्मिनल है वो कैथोड है जिसपे पावर सर्किट चलता है। और एक कंट्रोल के लिए टर्मिनल यहाँ बीच की पी लेयर में बना हुआ है जिसे हम गेट कहते हैं। और जो खूबसूरत बात है थायरस्टर की वो ये है कि गेट पे बहुत कम वोल्टेज 1 वोल्ट के आसपास और बहुत कम करंट कुछ मिली एम्पियर से हम एक ऐसे सर्किट का कंट्रोल कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स हो सकते हैं और हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर हो सकते हैं। अर्थात हम मिलीवाट पावर से मेगावाट पावर या हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें एक और बात है कि एक बार जब थायरस्टर ऑन हो जाता है और इन चारों परतों में जब आवेश वाहकों का फैलाव हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में, और ये बीच की जो रिवर्स बायस जंक्शन है वो खत्म हो जाती है, ये फॉरवर्ड करंट एक लेवल है ब्लॉकिंग मोड में, लैचिंग उससे ज्यादा हो जाता है। और जब ये अवक्षय परत खत्म हो गई तो इस थायरस्टर के अक्रॉस बहुत मामूली सी वोल्टेज ड्रॉप होती है, और जो सर्किट में लगाई गई वोल्टेज है और जो सर्किट में रेजिस्टेंस है वो सर्किट के करंट का कंट्रोल या वैल्यू डिसाइड करते हैं। इस गेट का अब थायरस्टर के ऑन प्रोसेस पे कोई नियंत्रण नहीं रहता और आप सर्किट को गेट की मदद से वापस ब्लॉकिंग मोड में नहीं ला सकते। एक थायरस्टर को जो कंडक्शन मोड में है उसे वापस अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना है तो आपको एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव रिवर्स वोल्टेज देनी होगी। और जब आप रिवर्स वोल्टेज देंगे तो इन जंक्शंस पे जो बाइसिंग है वो बदल जाएगी। पहले J1 और J3 जंक्शन जब फॉरवर्ड बाइसिंग में फॉरवर्ड बायस थे, तो अब उल्टी पोलैरिटी जब हम थायरस्टर के अक्रॉस लगाएंगे, एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव देंगे, तो ये J1 और J3 रिवर्स हो गए हैं। भले ये बीच का जंक्शन फॉरवर्ड हो, लेकिन ये एक ब्लॉकिंग हो गया है। और ऐसी कंडीशन में एक और घटनाक्रम होना है कि ये जो फॉरवर्ड करंट है वो तेजी से घट के और एक लेवल है कंडक्शन करंट का जिसे हम होल्डिंग करंट कहते हैं, उससे भी कम हो जाएगा। और अगर ये रिवर्स वोल्टेज आप लगाए रखेंगे तो कुछ देर बाद यहाँ एक अवक्षय परत रिकॉम्बिनेशन से बनेगी, और अगली बार जब दोबारा फॉरवर्ड बायसिंग लगाएंगे तो ये जो रिवर्स बायस J2 जंक्शन है वो फॉरवर्ड मोड में करंट को कंडक्ट नहीं होने देगा। और इस फिनोमिना को, जिसमें हम 2 घटनाक्रम एक साथ कर रहे हैं, एक रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हैं और इस फॉरवर्ड करंट को एक होल्डिंग करंट से कम लेवल पे ला रहे हैं, और इस रिवर्स वोल्टेज को यहाँ अवक्षय परत बनने में जितना समय लगता है, जैसे टर्न ऑफ टाइम कहते हैं, उससे ज्यादा समय तक हम रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करके रखते हैं। और थायरस्टर में जब J2 जंक्शन पे एक डिप्लेशन जोन जनरेट हो जाती है तो अगली बार जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं तो वो करंट को कंडक्ट नहीं करता बल्कि ब्लॉकिंग मोड में रहता है। और अब कंडक्शन प्रोसेस तभी शुरू किया जा सकता है जब आप गेट पे ट्रिगरिंग सिग्नल देते हैं। अगर इस पूरे फिनोमिना में थायरस्टर को यहाँ डिप्लेशन जोन बनाने में जो समय लगता है, जिसे हम टर्न ऑफ टाइम कहते हैं, उससे कम समय में आप दोबारा अगर फॉरवर्ड वोल्टेज लगा देंगे तो ये थायरस्टर आपको ब्लॉकिंग मोड में नहीं मिलेगा, वो कंडक्शन मोड में ही मिलेगा। हमने एक थायरस्टर पे रिवर्स बायसिंग एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज दी है और कम्यूटेशन कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में 2 चरण है, एक कहलाता है रिवर्स रिकवरी और एक कहलाता है जंक्शन या गेट पावर रिकवरी या रिकॉम्बिनेशन टाइम। और इस दौरान ये कुछ माइक्रोसेकंड समय है और परिपथ में धारा और जो मेरा थायरस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो यहाँ चित्रानुसार है। जरा इसको सारे घटनाक्रम को समझते हैं कि पूरे टर्न ऑफ टाइम में रिवर्स रिकवरी टाइम में क्या हो रहा है और गेट पावर रिकवरी टाइम में ये जो दूसरा समय अंतराल है उसमें क्या हो रहा है। हमने इस थायरस्टर पे एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव देती हुई एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दी है। उससे पहले एक थायरस्टर लगातार कंडक्शन मोड में काम कर रहा था और थायरस्टर के अक्रॉस बहुत मामूली सी वोल्टेज ड्रॉप थी 1 वोल्ट के आसपास, और सर्किट की वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर एक हाई स्टडी लोड करंट बह रहा था। पर हमने किसी क्षण पे जैसे ही रिवर्स वोल्टेज लगाई, थायरस्टर अभी क्योंकि कंडक्शन मोड में ही है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अभी भी मामूली सी 1 वोल्ट के आसपास रहेगी, और ये जो सारी वोल्टेज है वो सर्किट के इंडक्टिव कंपोनेंट के पास एक बहुत अधिक di/dt करती है और धारा एक लगातार नियत दर से घटना शुरू कर देती है। और आप देखिए कि ये जो समय क्षण है t1, इस क्षण पे धारा पहली बार 0 के बहुत करीब होकर होल्डिंग करंट से कम हो गई है। ये एक आवश्यक शर्त है कम्यूटेशन प्रोसेस की कि जो कंडक्शन करंट है उसे इतना घटा दिया जावे कि उसका मान एक लेवल है
होल्डिंग करंट उससे भी कम हो जाए। अभी क्योंकि ये रिवर्स वोल्टेज लगाई हुई है और थायरिस्टर बंद नहीं हुआ है, तो अभी भी ये सारी वोल्टेज है वो सर्किट में जो इंडक्टर है उस पे di/dt करेगी और उसी रफ्तार से करंट घटता हुआ इस T2 टाइम पे रिवर्स रिकवरी करंट पालेगा, जो उल्टी डायरेक्शन में अधिकतम धारा का मान है। T1 समय पर रिवर्स वोल्टेज से जब पहली बार धारा होल्डिंग करंट से कम हुई है तो धारा अपनी दिशा बदलती है और इस स्थिति में ये जो दोनों बाहर की हैवी डॉप्ट जो मेरी थायरिस्टर की बाहरी परत है उनमें से आवेशवाहक बहुसंख्यक जैसे इस N के इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में उल्टे घूमते हैं और यहाँ हुल से मिलते हैं और इस तरह से परिपथ में एक धारा बहती है और वो अपना अधिकतम मान T2 समय पे रिवर्स रिकवरी करंट पा लेती है और उस दौरान यहाँ आवेशवाहकों की संख्या में कमी आने लगती है। ये दोनों जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस है, तो ये जो बीच का परिभाग है कैद हो गया है और यहाँ दोनों तरफ आवेशवाहक जो कम हो गए हैं वो अभी भी अपना धारा प्रवाह चलाएंगे और T2 से T3 के बीच में धारा का मान कुछ कम हो जाएगा। T3 समय पर इस धारा का मान एक अल्प रिवर्स संतर्प धारा जैसा हो जाएगा और इस दौरान यहाँ अंदर की जो दोनों परतें हैं इस J2 फॉरवर्ड बायस जंक्शन के दोनों तरफ वहां आवेशवाहक मिलकर विलोपित होंगे और जो विलोपन की रफ्तार होगी वही ये उत्क्रमण धारा या रिवर्स करंट होगा और इस दौरान इस J2 जंक्शन पर एक अवक्षय परत की रचना होगी और अगली बार जब हम अग्र अभिनीति करेंगे तो यही J2 की जो डिप्लेशन जोन है वो फॉरवर्ड करंट को जाने से रोकेगी और गेट के पास टर्न ऑन करने का कंट्रोल देगी। तो ये जो दूसरा टाइम है जिसमें धारा का मान कम हो गया है और इस दौरान ये जंक्शन या गेट की पावर की रिकवरी चल रही है। अब देखिए ये जो नीली रेखा है वो तेजी से T2 से T3 के बीच के समय अंतराल को घटाती हुई दिखाई जा रही है और यहाँ जो विलोपन होता है बीच की परतों में वो भी कुछ कम समय लेगा और आप पाएंगे कि ये जो रिवर्स रिकवरी है और रिकॉम्बिनेशन है इन दोनों टाइमों में कमी होने के कारण टोटल जो बंद होने का थायरिस्टर के कम्यूटेशन का या टर्न ऑफ का समय है वो कम हो जाएगा और ऐसे जो तेजी से टर्न ऑफ होने वाले थायरिस्टर हैं उन्हें हम उन सप्लाईज में जहां हम डीसी सोर्स यूज करते हैं और कम्यूटेशन के लिए हमें किसी रिएक्टिव कंपोनेंट से आर्टिफिशियली ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ती है कम्यूटेशन के लिए, कम्यूटेटिंग एलिमेंट है वो कम समय तक वो स्थिति बना पाते हैं तो कम समय में थायरिस्टर तेजी से बंद हो जाए, ऐसे थायरिस्टर को हम इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर कहते हैं। T2 से T3 के दौरान जो रिवर्स रिकवरी का फिनोमिना है जिसमें आउटर दोनों लेयर से जब आवेशवाहक कम होते हैं तो धारा बहुत तेजी से घटती है। धारा में जो इस तरह से जो तेज परिवर्तन होता है वो हमारे परिपथ में जो श्रेणी में स्व प्रेरक इंडक्टर लगे होते हैं उसमें एक वोल्टेज का स्पाइक्स जनरेट करता है और ऐसी जो वोल्टेज स्पाइक्स है रिवर्स रिकवरी वो हमारे इस डिवाइस के साथ जुड़े हुए सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट और सप्लाई पे भी एक रिवर्स वोल्टेज के पीक के तौर पे आती है और उससे बचाव के हमें तौर तरीके देखने चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं नीले रंग से जो रिकवरी फास्ट हो रही है हमारे इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर में, उन थायरिस्टर में ऐसी जो रिवर्स रिकवरी वोल्टेज जनरेट होती है वो ज्यादा ताकतवर होगी। तो हमें ऐसे डिवाइसेस लेने चाहिए जिनकी की रिवर्स ब्रेकडाउन कैपेसिटी ज्यादा हो या ऐसे थायरिस्टर के अक्रॉस हमें हाई रिवर्स वोल्टेज से कोई नुकसान ना हो, इसलिए स्नबर सर्किट या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के कुछ कंपोनेंट्स लगाने चाहिए। T2 समय तक T1 से T2 समय तक जब धारा उल्टी दिशा में बढ़ रही थी तब भी थायरिस्टर मेरा ऑन स्टेट वाली पोजीशन में ही था और उसके अक्रॉस बहुत मामूली सी वोल्टेज ड्रॉप थी। लेकिन T2 के बाद पहली बार हमारा जो थायरिस्टर है वो हमारी सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करने लगता है और ये जो सप्लाई वोल्टेज है जो हमने रिवर्स मोड में लगाई हुई है वो थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जनरेट करने लगती है और T3 के बाद आप पाएंगे कि ये वोल्टेज जो हमें आवश्यक है सिस्टम को रिवर्स बायस बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और अब मेरे थायरिस्टर के अंदर जो दोनों J1 और J3 रिवर्स बायस जंक्शन के बीच में जो ट्रैप्ड चार्जेज हैं वो धीरे धीरे रिकॉम्बिनेशन करते हैं और हमारा J2 जंक्शन पे एक अवक्षय परत है वो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जनरेट करने लगती है और जब वो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी पूरी जनरेट हो जाती है तो ये धारा प्रवाह देखिए आप T4 समय के बाद बंद हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में हम कहते हैं कि गेट की कंडक्शन प्रोसेस में कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रिकवर हो जाती है तो इसे गेट पावर रिकवरी टाइम भी हम कह सकते हैं। तो हमारे टर्न ऑफ टाइम में दो समय हो गए, एक रिवर्स रिकवरी टाइम जिसमें उल्टी दिशा में तेज धारा बढ़कर घटती है और एक रिकॉम्बिनेशन टाइम जिसमें बीच की परतों में रिकॉम्बिनेशन होता है और गेट की पावर की रिकवरी होती है। अर्थात इस पूरे डिवाइस के टर्न ऑफ समय में TQ समय में रिवर्स रिकवरी के दौरान तो दोनों बाह्य जो मेरी परत थी थायरिस्टर की उनसे आवेश वाहक उल्टे निकलते हैं और जो दूसरा प्रोसेस है जिसको गेट रिकवरी समय कह रहे हैं या रिकॉम्बिनेशन टाइम कह रहे हैं उसमें बीच की जो दोनों परतें हैं उनमें आवेश वाहक रिकॉम्बिनेशन से कम होते हैं।
एक थायरिस्टर के बंद होने का समय, टर्न ऑफ टाइम, रिवर्स रिकवरी चार्ज जो कि शुरुआत में थायरिस्टर पे कितनी धारा बह रही है उस पे निर्भर करेगी और थायरिस्टर की संरचना पे निर्भर करता है। और हमारे थायरिस्टर को बंद करने के लिए जो रिवर्स वोल्टेज लगाई हुई है उसका जो समय है वो सर्किट टर्न ऑफ टाइम टीसी कहलाता है। और एक इफेक्टिव टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए जरूरी है कि जो रिवर्स वोल्टेज हमने सर्किट में थायरिस्टर के अक्रॉस लगाई हुई है वो टीसी टाइम थायरिस्टर के बंद होने के समय टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप टर्न ऑफ टाइम से पहले ये रिवर्स वोल्टेज विड्रॉ कर लेते हैं और फॉरवर्ड वोल्टेज लगा देते हैं तो आपका डिवाइस ब्लॉकिंग मोड में ना होके कंडक्शन मोड में करंट को कंडक्ट करने लग जाएगा। तो ये जरूरी है कि कोई भी फॉरवर्ड वोल्टेज है वो टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा समय तक रिवर्स वोल्टेज लगाने के बाद ही लगाई जाए। हमने जाना था कि जो हमारे इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर्स हैं उसमें T2 से T3 के बीच में जब रिवर्स रिकवरी करंट तेजी से घटता है वो समय कम है, और ये रिकॉम्बिनेशन जो बीच की परतों में हो रहा है T3 से T4 तक का समय, वो भी समय अंतराल कम है। तो उनमें टोटल टर्न ऑफ टाइम कम है और वो 5 से 50 माइक्रोसेकंड हो सकता है। और ऐसे जो तेजी से टर्न ऑफ होने वाले जो मेरे थायरिस्टर हैं, इन फास्ट रिकवरी वाले इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर्स का इस्तेमाल हम उन एप्लीकेशंस में लेते हैं जहां हमारी सप्लाई डीसी होती है और हमारी एप्लीकेशंस इन्वर्टर की हो सकती है जो डीसी को एसी बनाती है, या फिर चॉपर हो सकती है जो एक फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलती है। जो दूसरे थायरिस्टर हैं जो स्लो रिकवर होते हैं, जिनका टर्न ऑफ टाइम ज्यादा है 50 से 200 माइक्रोसेकंड, उनका इस्तेमाल हम नेचुरल कम्यूटेशन वाले जो हमारे सर्किट्स हैं, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर हुए या रेक्टिफायर्स हुए, उनमें इस्तेमाल करते हैं और इनको हम कन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर कहते हैं। जो इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर होते हैं जिनका टर्न ऑफ टाइम कम है 5 से 50 माइक्रोसेकंड, वो महंगे भी होते हैं क्योंकि उनकी डिजाइन में यहाँ रिकॉम्बिनेशन को तेज करने के लिए कुछ गोल्ड की डोपिंग की हुई होती है। हमने जाना कि एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के थायरिस्टर को गेट पे अप्रोप्रिएट सिग्नल देकर टर्न ऑन किया जा सकता है, पर एक बार जब थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला गया है तो गेट का धारा चालन में कंट्रोल नियंत्रण खत्म हो गया है। और ऐसे थायरिस्टर को अगर आपको टर्न ऑफ करना है, बंद करना है, तो दो चीजें आवश्यक है। पहली आवश्यकता यह है कि जो एनोड का कंडक्शन करंट है उसे एक लेवल है होल्डिंग करंट, उससे कम करना है, और होल्डिंग करंट बहुत जीरो के करीब है। तो आप यूं समझ लीजिए कि हमें सारा फॉरवर्ड करंट जीरो कर देना है और फिर एक रिवर्स वोल्टेज को लगातार लगाए रखना है इतने समय तक कि उस दौरान हमारा जो बीच की परतों में रिकॉम्बिनेशन होने से जंक्शन J2 पे एक अवक्षय परत बन जाए और उस अवक्षय परत में अगली बार जब फॉरवर्ड वोल्टेज लगाई जाए तो भी ब्लॉकिंग करने की कैपेबिलिटीज हो जाए। तो वो जो समय अंतराल है जिसे थायरिस्टर में ये सारी प्रक्रियाएं होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था TQ कहते हैं टर्न ऑफ टाइम, उससे ज्यादा समय तक हमें सर्किट में रिवर्स वोल्टेज थायरिस्टर के अक्रॉस लगा के रखनी है। इस दोनों प्रक्रियाओं के समूह को हम जिससे थायरिस्टर बंद होता है उसे तकनीकी भाषा में कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन, और आपने एक ऑन थायरिस्टर को परिवर्तित करके ऑफ कर दिया है, तो जो टर्निंग ऑफ थायरिस्टर है उसे हम कम्यूटेशन कहते हैं। जो थायरिस्टर्स हैं उनके कम्यूटेशंस को हम दो रूप में समझते हैं। एक को हम बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन, जो तब इस्तेमाल किया जाता है जब सप्लाई एसी हो, लेकिन अगर हमारी सप्लाई डीसी हो तो थायरिस्टर पे फॉरवर्ड बायसिंग किए हुए है और हमें थायरिस्टर को बंद करने के लिए न केवल उसका करंट जो कंडक्शन में चल रहा है उसे होल्डिंग से कम करना है, एक रिवर्स वोल्टेज भी लगानी है। तो इस कार्य के लिए हम कुछ रिएक्टिव कंपोनेंट्स यूज करते हैं जो सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर्स हो सकते हैं, और जो उनकी स्टोर्ड एनर्जी है उनको सर्किट में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जबरदस्ती से हमारे थायरिस्टर के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज भी आ जाए और उसका करंट भी होल्डिंग करंट से कम हो जाए। जो इस तरह के रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस होगा, उन्हें हम कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स कहते हैं। और जो इस तरह से कम्यूटेशन का जो प्रोसेस होता है जबरदस्ती थायरिस्टर पे रिवर्स वोल्टेज इंपोज करने का, उसे हम फोर्स्ड कम्यूटेशन कहते हैं। जो हमारे फोर्स कम्यूटेशंस हैं उसके 5 तरीके हैं, जिन्हें हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई कहते हैं। क्लास ए को सेल्फ कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन भी कहते हैं, जिसमें सर्किट का अपना लोड ऐसी आर्टिफिशियल कंडीशंस पैदा कर देता है कि हमारा जो सर्किट है वो एक निर्धारित समय बाद ऑटोमेटिक अपने आप बंद होने की स्थितियां पा लेता है। जो क्लास बी कम्यूटेशन है उसे हम रिजोनेंस पल्स कम्यूटेशन भी कहते हैं, जिसमें किसी दूसरे थायरिस्टर को चालू करने के बाद एक पहले से तयशुदा समय के बाद, प्री डिसाइडेड टाइम के बाद क्लास ए जैसी स्थितियां आती है
और ये जो मेरा कम्यूटेशन का प्रोसेस है वो परिपथ के संचालन से रिएक्टिव एलिमेंट्स की कंडीशन से हो जाता है। ये जो क्लास ए और क्लास बी जो कम्यूटेशन है उनमें दोनों में एक रेजोनेंस फिनोमिना हम काम में ले रहे हैं, जिसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर को एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करवाते हैं और इंडक्टर की जो स्टोर्ड करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी है वो जब कैपेसिटर को मिलती है तो कैपेसिटर पे चार्जिंग से जो वोल्टेज जनरेट होती है वो सप्लाई से भी ज्यादा हो जाती है और वो फिर डीसी वोल्टेज के अगेंस्ट चार्ज कैपेसिटर थायरिस्टर की रिवर्स वोल्टेज बना देता है और बंद होने की स्थितियां बन जाती है। एक कम्यूटेशन हमारा क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन कहलाता है, जिसमें हम एक थायरिस्टर का करंट दूसरे थायरिस्टर पे डाइवर्ट कर देते हैं और पहले वाला थायरिस्टर एक चार्ज कैपेसिटर के कारण रिवर्स वोल्टेज पाकर कम्यूट हो जाता है। क्लास डी कम्यूटेशन को हम ऑक्सिलरी कम्यूटेशन कहते हैं, जिसमें शुरुआत में कोई एक्सरसाइज होती है और एक थायरिस्टर का करंट हम दूसरे थायरिस्टर पे डाल देते हैं और पहला थायरिस्टर दूसरे थायरिस्टर को ऑन करने पे बंद हो जाता है और फिर दूसरा थायरिस्टर क्लास ए टाइप कम्यूटेशन प्रोसेस से स्वतः सेल्फ की अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे बंद हो जाता है और इस तरह के कम्यूटेशन को हम क्लास डी या ऑक्सिलरी कम्यूटेशन कहते हैं। एक कोई एक्सटर्नल सोर्स से एक ऐसी वोल्टेज बनाते हैं जो सिस्टम की हमारी जो डीसी वोल्टेज है उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड की होती है और वो जब थायरिस्टर के अक्रॉस लगाई जाती है तो वो एक्सटर्नल पल्स से थायरिस्टर को बंद कर देती है। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आज के इस छोटी सी वीडियो से आपको थायरिस्टर का टर्न ऑफ या कम्यूटेशन की स्विचिंग डायनामिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट परफेक्शन पर आ जाएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, हैव नाइस टाइम। और हमारे चैनल को प्रमोट करने और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।